Please switch on your cameras, everyone. We can also have a group photograph of our group. Lovely. All are looking so fresh. Oh, I forgot to on mic. Yes, lovely faces. Please, everyone, switch on your cameras so that we can have a group photograph. It will be a memory. I will post this photograph in the KP Diet morning group. Everyone is looking so fresh. थैंक यू सो मच. बोलते ही इतने सब लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया. थैंक यू सो मच. सो पार्टिसिपेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस विद अदर सब्जेक्ट्स. ठीक है. सो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ईवीएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं. प्रॉब्लम यहाँ आती है हम लोगों के साथ, हम सब लोगों को नॉलेज है, वी ऑल नो बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग डाइट में अपनी ट्रेनिंग्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वी ऑल नो दैट. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वी डोंट नो कि हम उसे इंटीग्रेट कैसे करें. सो दिस हमारा जो ये सेशन है आज का, ये बेसिकली इसी बात पर है कि हम अपने ईवीएस के साथ बाकी सब्जेक्ट्स को किस प्रकार इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. तो अपने सेशन की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी के साथ करना चाहती हूँ. बेसिकली ये स्टोरी है कि हमारा जो परसेप्शन है अबाउट अ सिचुएशन वो क्या होता है, एंड हमारा परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम बहुत प्रॉपरली उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे. अगर हमारा परसेप्शन, हमारा माइंडसेट नेगेटिव है तो हम एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे और हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यह कहानी रिमझिम की किताब में है. मुझे अभी क्लास याद नहीं है, मे बी आप लोग जानते होंगे. मीना के बाल. तो एक लड़की थी जिसके बाल बहुत ही रूखे सूखे बेजान तार जैसे सीधे खड़े हुए ऐसे थे, और उसके साथी, उसकी सहेलियां उसे बहुत चिढ़ाती थी. अरे तेरे बाल तो झाड़ू जैसे हैं, बिल्कुल झाड़ू के तिले जैसे सब सीधे सीधे रूखे रूखे बेजान बाल हैं. और वो लड़की बहुत परेशान होती थी और बहुत ही चिढ़ती थी अपने बालों से. अपनी माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को बोला, माँ, ये मेरे बाल कैसे हैं, तुम्हारे बाल तो इतने अच्छे हैं, और मेरे बाल देखो, मुझे सब सहेलियां मेरे बालों को इतना छेड़ती हैं, इतना चिढ़ाती हैं मुझे इन बालों की वजह से कि तुम्हारे बाल कितने रूखे बेजान बिल्कुल झाड़ू के तीले जैसे हैं, और मैं बहुत बुरी लगती हूँ इन बालों में. माँ अपने घर के कामों में व्यस्त थी. तो माँ ने बोला कि अच्छा हम तेल लगा देंगे, ठीक हो जाएंगे, रात को मैं मालिश कर दूंगी, ठीक हो जाएगा. और माँ ने उसको भेज दिया. लड़की गई अपने पिताजी के पास. पिताजी के पास गई, उसने पिताजी को भी यही बात बोली कि पिताजी आप मेरे बाल देखो कितने रूखे सूखे, कितने बेजान, इतने झाड़ू के तीले जैसे हैं, इनको कटवा दो, मैं तो बहुत परेशान हूँ इन बालों से और मुझे सब मेरी सहेलियां इन बालों के लिए चिढ़ाती हैं. पिताजी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपने काम में व्यस्त थे, अपना अखबार पढ़ते रहे और वो वहां से चली गई. फिर वो गई दादाजी के पास. आप सबको पता है हमारे घर में जो हमारे दादा दादी, जो भी माँ बाप की अगली जनरेशन होती है, वो हमारे घर को बांधने का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी कार्य करते हैं. तो दादाजी के पास गई और उसने दादाजी को बोला, दादाजी देखो मेरे बाल कितने रूखे सूखे, इतने बेजान, सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं, झाड़ू के तीले जैसे बाल हैं, मैं तो परेशान हो गई इन बालों से, इनको कटवाना चाहती हूँ. तो दादाजी ने उसको अपने साथ बिठाया और बोला, बेटा, तू इन बालों के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है? तू सोच, तेरे बाल हैं बादल जैसे, आकाश में उड़ रहे हैं, इसके अंदर जहाज उड़ रहा है, जहाज फेंका और जहाज तेरे बालों के अंदर से जा रहा है. अपने बाल सोच हवा जैसे, बादलों में लहरा रहे हैं. अपने बाल सोच बिजली के तार जैसे, कि इतने सुंदर बाल किसी ना किसी तरीके से काम आ सकते हैं. मतलब दादाजी ने उसका सोचने का नजरिया ही बदल दिया.
और जब मीना दादाजी के कमरे से बाहर निकली तो वो उसका नजरिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, वो अपना परसेप्शन अपने बालों के लिए चेंज कर चुकी थी। अब मीना को अपने बालों से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, वो अपने बालों से बहुत प्यार कर रही थी। तो ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि जब हमारे सामने कोई स्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम उसको किस तरीके से अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को टैकल करते हैं, दिस इज द मेन मेन जो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसी भी सिचुएशन का कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है, जो हम सोच रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम उस सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करते हैं। नाउ वी कम टू अ टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें पता है करना चाहिए, बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन करना, लेकिन हमारे स्कूल्स में नॉर्मली जब आप लोगों ने अभी देखा होगा तो सिचुएशन क्या होती है, मैथ्स का पीरियड हुआ, मैम ने मैथ्स पढ़ा दिया, हिंदी का पीरियड है, सर हिंदी की बुक पढ़ा के और ब्लैक बोर्ड पे एक्सरसाइज लिख के चले गए। इंग्लिश का पीरियड आया, इंग्लिश की मैम ने इंग्लिश पढ़ाई और निकल गए। ईवीएस की क्लास हुई, ईवीएस वाले सर ने ईवीएस का चैप्टर पढ़ाया, कंसेप्ट क्लियर किए और ब्लैक बोर्ड पे कार्य दिया, क्वेश्चन आंसर्स दिए, खत्म। ड्राइंग का पीरियड आया, मैम ने ड्राइंग शीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, कलर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, बच्चों ने ड्राइंग की, काम खत्म। इंटीग्रेशन कहाँ है हमारे स्कूल्स में? वेयर इज द इंटीग्रेशन? हम क्यों, हमारे पास 5th तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें क्यों उन्हें सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अलग अलग पढ़ाना है? क्यों ना हम इस प्रकार करें कि मैंने एक कंसेप्ट लिया, उसी कंसेप्ट में मैंने उसको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा दिया, उसको हिंदी की लैंग्वेज स्किल्स की नॉलेज दे दी, उसको इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल्स की नॉलेज दे दी, और जो मैं ईवीएस का कंसेप्ट देना चाहती हूँ मैंने वो दे दिया। तो सबसे जरूरी बात है इसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों के व्यूज जानना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन सब्जेक्ट्स का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या फिर आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं इंटीग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो आपने किस प्रकार अपनी क्लास में इंटीग्रेशन किया, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। यस यस यस, ओके, मधु जी, रितु जी, रितेश, हर्षिता, सब बोल रहे हैं विशाल जी कि होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर होना चाहिए तो प्लीज मुझे एग्जांपल्स बताइए किस प्रकार आपने अपनी क्लास में कोई एक टॉपिक जिसमें आपने इंटीग्रेशन किया हो उस टॉपिक में, कि मैंने उस टॉपिक में इंटीग्रेशन किया, मैंने उसमें मैथ्स भी कराया, उसमें ईवीएस भी कराया। जरूरी नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे, हमने कोई 2 सब्जेक्ट्स ले लिए, मैथ्स ले लिया, ईवीएस ले लिया, ईवीएस ले ली, ड्राइंग ले लिया, लैंग्वेज ले ली ईवीएस के साथ। तो प्लीज अपने माइक अनम्यूट करके मुझे 1 या 2 एग्जांपल्स दीजिए, कुछ अच्छे एक्टिविटी के या कुछ भी ऐसे जिसमें आपने इंटीग्रेट किया हो किसी टॉपिक में। भावना जी, विशाल जी, एवरीबॉडी इज सेइंग कि यस इंटीग्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल। किस प्रकार इंटीग्रेशन का कोई टॉपिक? मैम फॉर मैम एग्जांपल जैसे मैथ्स में हम टॉपिक पढ़ाते हैं जी जो हम शेप्स पढ़ाते हैं, जी तो हम शेप्स की मदद से बच्चों को फिर हम कहते हैं जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल है, आप इनकी हेल्प से आप कोई भी एक चीज बनाइए, तो बच्चे जो बनाते हैं, रोबो बनाते हैं, ऐसे बहुत ही बनाते हैं। तो हमने वहां पे मैथ्स को और आर्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया आपस में। ठीक है, वेरी गुड। नेहा जी, तनुश्री जी, आप भी कुछ कह रही थी? यस मैम, मैम जैसे कि क्लास 4th में एक चैप्टर है इंग्लिश में पिनोकियो, ओके, तो उसमें हमने पपेट भी बनवा दिया साथ के साथ, वेरी गुड, एंगुला पपेट या हैंड पपेट, तो उससे आर्ट इंटीग्रेशन भी हो गया और इंग्लिश की स्टोरी मेथड से हमने पढ़ा भी दिया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? अच्छा, एक हर्षिता जी लिख रही हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं प्लीज? मैं बताना चाहूंगा एक जी एग्जांपल। मुरारी सर, जी सर। जैसे मान लो हम हिंदी के अंदर किसी बरसात से संबंधित कविता पढ़ा रहे हैं या पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम ईवीएस का बूंद बूंद दरिया दरिया भी 5वीं का पाठ पढ़ा सकते हैं, या हम पानी के उपयोग पढ़ा सकते हैं उसके साथ साथ, या उसके साथ साथ हम साइंस के जो है पानी के प्रयोग के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। बहुत और बढ़िया मैथ्स सर। के अंदर, और इसी में मैथ्स के अंदर पानी क्योंकि एक द्रव्य है, तो पानी जैसी चीजों को किस तरीके से या किस यूनिट में माप सकते हैं, लीटर में, केजी में मापे, लीटर में मापे, तो हम उसको वहां मैथ्स से भी जोड़ सकते हैं। इसके वेरी साथ गुड साथ सर। एक बरसात को हम जी, कला से भी जोड़ सकते हैं कि बरसात का सीन बनाएं, और उससे हम चित्रकला के सब्जेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया ये सर। पूरी एक ही इंटीग्रेटेड जो है लर्निंग में आ जाए। इंटीग्रेटेड लर्निंग, बिल्कुल सर, एक ही टॉपिक में हमने सब ले लिया। हर्षिता जी बता रही हैं एनिमल नेम इन ईवीएस विद वर्ड गेम हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एज वेल, बिल्कुल।
मधुबाला जी, मेरी दिल्ली में हमने बच्चों को इंडिया गेट पढ़ाया, उसमें हम बच्चों को इंडिया गेट बनाने को कहा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो राइट, तो अभी मैं आप लोगों के साथ पहले अपनी एक पीपीटी शेयर करती हूँ, देन हम उसके बाद अगेन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जी, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस विद अदर सब्जेक्ट्स एट फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज। सबसे पहले व्हाट इज एनवायरनमेंट। हम ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस, पहले ईवीएस साइंस और एसएसटी अलग हुआ करता था, फिर उसको कंबाइन करके ईवीएस बनाया गया। पहले एनवायरमेंटल स्टडीज होता था, फिर एनवायरमेंटल साइंस हुआ, अगेन वो स्टडीज होने जा रहा है। तो सबसे बेसिक इन सब में इंपॉर्टेंट एक कॉमन चीज है, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट है क्या, हमें एनवायरमेंट की नॉलेज देना हमारे बच्चों को क्यों इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स एनसर्कल। हमारे आसपास, बच्चे के आसपास जो भी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में चाहे उसकी फैमिली है, उसका घर है, जानवर आ गए, पेड़ पौधे, हवा पानी, जमीन धरती, आपके कपड़े, जो भी कुछ आ गया, गाड़ियां, व्हीकल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मिट्टी, सब कुछ हमारा एनवायरमेंट है। और हमें एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज बच्चे को देना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक एस्पेक्ट का बच्चे की डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अपनी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहता है, और एक बच्चा जिसकी फैमिली नहीं है, जो ऑर्फन है और वो एक ऑर्फनेज में रहता है, दोनों की डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। आप लोग ये फर्क बहुत इजीली जज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट में हर एक चीज का इम्पैक्ट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर होता है, इसलिए एनवायरनमेंट की स्टडीज बहुत जरूरी है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग विच सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अगर मैं बच्चे के आसपास हूं तो मैं भी बच्चे का एनवायरनमेंट हूं, और बच्चा मेरे आसपास है तो बच्चा मेरा एनवायरनमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड करिकुलम। हमारा करिकुलम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा करिकुलम इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। अभी मैंने लास्ट फेब में आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग फॉर आरपीज। उससे पहले मैं खुद यह सोचती थी कि हमारी एमसीडी की बुक्स या डीओई में जो बुक्स लगी हुई हैं अप टिल प्राइमरी, दे आर नॉट गुड इनफ, कि वो बुक्स क्या है, उनमें तो कुछ है ही नहीं। मतलब हम क्या पढ़ाएं बुक्स में। अभी तक कोई मुझसे कहता था कि आपने क्लास में क्या पढ़ाया, एंड मेरा जवाब ही होता था, अरे इन बुक्स में है क्या कराने के लिए, मैं क्या कराऊं बच्चों को, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं करवा सकती थी। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा कंसेप्ट ये था कि बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, चैप्टर पढ़ाया जैसे हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, कि चैप्टर पढ़ाया, नीचे क्वेश्चंस हैं, और देन मैम ने हमको उसके आंसर्स मार्क करवा दिए, हमने आंसर्स लिख दिए। लेकिन जब अब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड की तो आई केम टू नो कि हमारी बुक्स, दे आर वंडरफुल, बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनमें इतना कुछ है कराने के लिए। अगर आप मैथ्स की बुक उठाएंगे, मैथ्स की बुक में ही इतनी एक्टिविटीज आपको मिलेंगी जो कि इंटीग्रेटेड है करिकुलम को लेकर। उसमें आपको इंग्लिश रिलेटेड एक्टिविटी मिलेगी, आपको उसमें ईवीएस कवर होगा आपकी मैथ्स की एक्टिविटीज में। अगर मैं ईवीएस की बुक उठाऊं, ईवीएस की बुक में वाटर का चैप्टर है, जिसमें नंदिता क्लास 4th के अंदर, नंदिता मुंबई आती है अपनी मदर के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। उस चैप्टर में अगर आप बच्चों को एक्टिविटीज कराओ रिलेटेड टू वाटर, आप सारे कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हो। वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेविंग, आप वाटर साइकिल उनसे ड्रॉ करवा सकते हो, वाटर स्केर्सिटी, वाटर पॉल्यूशन, आप उसमें मैथ्स यूज करवा सकते हो। मतलब इंटीग्रेटेड करिकुलम है हमारी अप टिल 5th की बुक्स, दे आर जस्ट वंडरफुल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि वी एज अ टीचर, हमें यह पता होना चाहिए कि वो बुक्स हम लोग यूज कैसे करें। हमें यही नहीं अभी तक पता कि वो बुक्स को हम लोग यूज किस प्रकार करें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक इंटीग्रेटेड करिकुलम के। एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस टू डेवलप चिल्ड्रंस एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज एंड कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम। हमें कुछ नहीं करना, जैसा मैंने अपनी पहली वाले सेशन में भी बोला था, हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चे के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, हमें उसे उस स्टेज तक लाके छोड़ना है जहां वो खुद पढ़ सके। हमने उसे पढ़ना सिखाना है, पढ़ वो अपने आप लेगा। वंस मैंने उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी, मैंने उसको सिखा दिया कि तुम्हें करना कैसे है, कर वो अपने आप लेगा, सब कुछ अपने आप पढ़ लेगा।
हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें उसकी एटीट्यूड चेंज करना है, उसमें स्किल्स डेवलप करनी है, उसको नॉलेज देनी है, और वो अपने आप ही चीजें सीख लेगा। एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड फॉर अ रेंज ऑफ एबिलिटीज। अगर हम कोई भी एक टॉपिक लेते हैं तो उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत वैरायटी है उनकी स्किल्स को डेवलप करने की, उसकी एबिलिटीज को डेवलप करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप ईवीएस में कोई आप उसको प्रोजेक्ट दीजिए, उसको कुछ छोटा सा फील्ड ट्रिप कराइए। जैसे हमने उसे गार्डन में लेके गए, प्लांट के लिए हमने उसे दिखाया। हमने जब उसे प्लांट दिखाया, प्लांट के अंदर ही कितनी सारी एक्टिविटीज हैं। प्लांट दिखाया, प्लांट के हमने उसे पार्ट्स दिखाए कि दिस इज स्टेम, दिस इज लीव्स, ये फ्लावर है, ये उसकी रूट्स हैं। रूट दिखाने के लिए हमें प्लांट को मारना नहीं है, उसे उखाड़ना नहीं है। आप हल्का सा भी जमीन खोदेंगे, उसकी रूट्स दिख जाएंगी। आप उतना सा ही दिखा के उसे रूट्स से अच्छी तरह से अवगत करा सकते हैं। ये हो गया हमारा ईवीएस का कंसेप्ट। अब उसमें हिंदी और इंग्लिश कैसे डेवलप होगा? मैंने बच्चे को बोला, आपने गार्डन का ट्रिप लिया, आपने प्लांट देखा, उस प्लांट के ऊपर आपको जो भी अच्छा लगे आप 5 लाइन्स लिखिए। 5 लाइन्स चाहे इंग्लिश में लिखे या बच्चा हिंदी में लिखे। जब वो ऑब्जर्व करके लिखेगा तो उसकी राइटिंग स्किल्स, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होंगी। यहाँ हमने लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हमने वहां पे उसको नंबर कंसेप्ट दिया प्लांट के साथ। जैसे कितनी लीव्स हैं, आपने प्लांट में काउंट की कितनी लीव्स हैं, वहां हमने उस बच्चे को नंबर कंसेप्ट दिया। ठीक है, कौन सी लीफ बड़ी है, कौन सी लीफ छोटी है। कुछ प्लांट्स की लीव्स डिफरेंट कलर की होती हैं, किसी की लीफ बहुत बड़ी होती है, किसी की लीफ छोटी होती है। तो यहाँ हमने बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट दिया। देन वहां पे आर्ट इंटीग्रेशन कैसे होगा? लीव्स से बच्चे ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे लीफ से इंसेक्ट बन जाते हैं, लीफ से गणेशा की ड्राइंग बनती है। वहां बच्चों ने आर्ट इंटीग्रेशन किया। लीफ प्रिंटिंग करते हैं, लीफ प्रिंटिंग दैट इज आल्सो आर्ट इंटीग्रेशन। तो देखिए, एक छोटे से फील्ड ट्रिप में हमने बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी, और उसकी एबिलिटीज और कितनी स्किल्स हमने डेवलप की। दिस इज बेसिकली रोल ऑफ अ टीचर। Activities that are both teacher initiated and directed and child initiated and directed. Obviously बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, टीचर हैज टू बी देयर उसको गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम, उसको मेंटोरशिप, उसको मेंटोर करने के लिए। होल क्लास, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। इंटीग्रेटेड करिकुलम में पूरी क्लास इन्वॉल्व हो सकती है, आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो या इंडिविजुअल काम भी दे सकते हो। अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इंटीग्रेटेड करिकुलम का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करता है। जब आपने बच्चे को एक सिचुएशन दी, आपने उसे एक ऐसा क्वेश्चन दिया जो कि थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्वियसली वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा, वो ट्राई करेगा एटलीस्ट सोचने की। उसने नहीं सोचा, उसके किसी साथी ने सोचा, तो वो उसको भी कॉपी करके नेक्स्ट टाइम सोचेगा कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। टीचर, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। टीचर बहुत इजिली उसे असेस कर सकती है, पीयर्स उसे असेस कर सकते हैं उसके साथी, और वो खुद भी अपने आप को असेस कर सकता है कि उसने किस लेवल पे कार्य किया। अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस लर्निंग एज अ मीनिंगफुल होल। उसको लर्निंग एक इंटीग्रेटेड वे में करने का मौका मिलेगा। वो एक सब्जेक्ट की लर्निंग नहीं कर रहा। जब मैं उसको गार्डन के फील्ड ट्रिप पे लेके गई, उसको इंटीग्रेटेड लर्निंग का मौका मिला, उसने सारे सब्जेक्ट्स की लर्निंग की। So integrated curriculum is basically is most important aspect right now in the current scenario. अब हम इंटीग्रेटेड लर्निंग स्टार्ट किस तरह का से कर सकते हैं? हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यों है, बट हाउ, किस तरीके से। तो इसके कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एक्टिविटी बेस्ड मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स कुछ भी करवाते हैं उसे एक्टिविटी बेस्ड बनाइए, तो कहीं ना कहीं उसमें इंग्लिश, ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा जब भी वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम उसमें आर्ट को इन्वॉल्व करते हैं। आर्ट सिर्फ ड्राइंग करना नहीं है, आर्ट बेसिकली एक्सप्रेशन है, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन। मैं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। मैं चल रही हूँ, मैंने कुछ थिएटर किया, मैंने कुछ ड्रामा किया, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे से सीखना। रीडर्स एंड राइटर्स वर्कशॉप, लर्निंग सेंटर्स एंड मल्टी एज ग्रुपिंग। हमने अलग अलग एज की भी ग्रुपिंग बना दी, एक ही एज की नहीं, छोटे और बड़े बच्चों को मिलाया। क्या पता छोटे बच्चों के पास कुछ अच्छे आइडियाज हो, बड़े बच्चे उन्हें गाइड कर सकें, बड़े बच्चों के पास आइडिया हो, छोटे बच्चे उन्हें फॉलो कर सकें। सो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स कि आप जिन तरीके से इंटीग्रेटेड लर्निंग को इनिशिएट कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में।
सबसे जरूरी है हमारे ईवीएस के थीम्स, जिनके अराउंड हमारा ईवीएस चलता है और हम इनसे दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक थीम्स हैं जो हमारे बिल्कुल बेसिक पार्ट से क्लास 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज अ टीचर हमारा रोल ये है कि हम इन थीम्स में इंटीग्रेशन किस प्रकार लेके आए। अभी आफ्टर दिस इज अ वेरी स्मॉल पीपीटी। इस पीपीटी के बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हम इन थीम्स में से किस प्रकार इंटीग्रेशन लेके आ सकते हैं। स्किल्स डेवलप थ्रू ईवीएस। हमें ईवीएस जो है बेसिकली दैट इज ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है अपने एनवायरमेंट में, जो भी कुछ वो अपने एनवायरमेंट में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसको अपने अंदर बिठा रहा है, दैट इज ईवीएस। तो ईवीएस के अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं? कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, दो चीजों में कंपेयर कर रहा है, चीजों को क्लासिफाई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो खुद कुछ करके देखना चाहता है। वो बच्चा चाहता है कि मैं अगर पानी के अंदर चीनी घुलती है, नमक घुलता है और मिट्टी क्यों नहीं घुलती, मैंने उसे बता दिया, लेकिन वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको वो करके देखना है। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है ईवीएस का कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि मैं इसको करूं, कि नमक और चीनी क्यों घुल गई और मिट्टी क्यों नहीं घुली। ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली बच्चा ऑब्जर्व करता है, बच्चा अपनी टीचर को भी बहुत ऑब्जर्व करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमने बच्चे को सोचने के लिए मजबूर किया, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए हमने उसे एक राह दिखाई कि बेटा अब आप इस पॉइंट पर चलिए, आगे आप सोचिए। एस्टिमेशन, ऑब्वियसली एस्टिमेट करते हैं बच्चे की इसके बाद ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम उन्हें कुछ भी बताएं कि ये आप क्या बनना चाहते हो, तो वो एस्टिमेट करेगा, वो इमेजिन करेगा कि मैं आगे इस तरह का बनना चाहता हूं, या मैं ऐसा होता तो क्या होता। एंड एनालिसिस, डेफिनेटली कि आपने सिचुएशन को एनालाइज किया एंड उसके बाद उसमें से जो आपका ग्राफ्स करने का है वो ग्राफ्स किया। नाउ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? कुछ टेक्निक्स हमने पीछे की एंड कुछ ये हैं टेक्निक्स जैसे स्टोरी टेलिंग। अभी मैंने क्लास के सेशन के स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। उस स्टोरी में बहुत ज्यादा कुछ भी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, लेकिन एक स्टोरी जो है उसका एक कुछ भी एक पर्पस होता है। पर्पस क्या था उस स्टोरी का? कि मैं बच्चों के अंदर एक एटीट्यूड चेंज करने की एक छोटी सी पहल थी मेरी, कि हम लोग अपना एटीट्यूड चेंज करें कुछ भी सीखने से पहले। अगर हम यह सोच के चलेंगे हमें सब कुछ आता है, जो सामने आया है वो क्या सिखाएगा, हमें सब कुछ आता है, हम लेके बैठे हैं, तो डेफिनेटली हम कभी कुछ नहीं सीख सकते। ये एटीट्यूड मैं भी लेके नहीं आई। मैं भी आज इस सेशन में यही सोच रही हूँ कि डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी कुछ सीख के जाऊंगी, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगी। जैसे अभी मुरारी सर ने बारिश वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम बारिश के थ्रू हमने सारे सब्जेक्ट्स किस तरीके से पढ़ाए। मैंने अपना जो फील्ड ट्रिप हमने गार्डन में छोटे से बच्चों को कराया प्लांट्स को लेके, मैंने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अब मैं आपके भी एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ। तो स्टोरी टेलिंग हो गया, माइंड मैपिंग हुआ, प्ले बच्चों को गेम्स खिलाना, रोल प्ले, ड्राइंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास मेंटोर है हमारे साथ ही, रजनी शर्मा मैम, शी इज अ स्टेट अवार्डी एंड एनडीएमसी में मेंटोर है। उन्होंने साइंस को लेके एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है, पृथ्वी की कक्षा। मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली आप इस कविता को सुनिएगा, पढ़िएगा। बहुत ही जबरदस्त कविता है। इसमें उन्होंने पूरी बताया गया है विज्ञान को कि किस तरीके से चेंज हुआ है एंड एवरीथिंग। उसके बाद एक और मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो दो स्लाइड्स है नहीं, चलिए। तो अब आप लोगों के से मैं एक या दो एक्सपीरियंसेस चाहती हूँ इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स। तो प्लीज अपने माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे एक या दो कुछ रोल प्ले, कोई स्टोरी, किसी ने अपनी क्लास में कुछ इंटीग्रेट किया हो तो वो प्लीज आप मेरे साथ अभी शेयर कीजिए। फिर मैं दो एक्टिविटीज लेके आई हूँ जो हम अभी ग्रुप में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका कुछ इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। प्लीज एनीवन अनम्यूट योर माइक एंड अपना कोई इंटीग्रेशन का एग्जांपल दीजिए। रोल प्ले कराया हो, स्टोरी हो, आपने कुछ ट्रिप कराया हो, क्लास में आपने कोई एक्टिविटी कराई हो, जैसे अभी नेहा मैम ने बताया शेप्स की एक्टिविटी। तो इस तरह कुछ एक्टिविटी आपने कराई हो जिसमें आपने एक या दो सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट किए हो, ड्राइंग करवाई हो, उसमें इंटीग्रेशन किया हो, तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। कोई टेक्निक बताइए।
आप लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आप लोगों ने ऐसा किया ही होगा इंटीग्रेशन का, तो आई वुड लाइक टू नो। एनीवन? चलिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन, जी मुरारी सर आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? मैं सभी प्रतिभागियों से ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है उन्होंने आज तक ये ध्यान दे के टीचिंग ना कराई हो कि इंटीग्रेशन टीचिंग हो सकती है, पर उन्होंने जो टीचिंग कराई है हो सकता है उसमें हुई हो इंटीग्रेशन, और आज वो याद करें, ध्यान करें, तो उनको पता लग जाए कि हाँ, वहां मैंने हिंदी पढ़ाई थी, उसके साथ साथ मैथ भी हो गया था। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं प्रतिभागी अपने जो है, और शेयर हेलो कीजिए ताकि लगे कि क्लास जो है हमारी जिंदा है एकदम जो है। हेलो। जी जी सर बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरा केवी में इंटरव्यू हुआ था, तब उस टाइम जी पे मैंने वहाँ पे पोएम की थी, 3rd क्लास में है वो पोएम। जी। केवीएस के इंटरव्यू में वो पोएम का नाम है मन करता है। मन करता है, ओके। मैम इसमें 3rd क्लास में जो है ये पोएम है, इसको हम एक तरह से ईवीएस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो हम सूरज के जो इसमें मतलब एक तरह से हमें सूरज क्या क्या देता है, किस किस चीज में हेल्पफुल है, उससे हम ईवीएस में जोड़ सकते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया सर, ये आपने इसके बिल्कुल अभी साथ ऑन द स्पॉट सोचा? नहीं मैम, मेरा केवी का इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने ये जी, पोएम वहां पर परफॉर्म करके दिखाई थी। ओके, वाओ। और मैम इसमें फिर लास्ट में जाके जैसे कुछ शब्द आते हैं, लाल लाल पीली लाल पतंग, तो हम पेपर फोल्डिंग की मदद से उनसे पतंग बनवा सकते हैं। फिर चिड़िया का भी शब्द आता है, चिड़िया की वॉइस निकलवा सकते हैं, कोयल की वॉइस निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से म्यूजिक से और पेपर फोल्डिंग के साथ, वर्क एक्स के साथ और फिर ईवीएस के साथ हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा विशाल एग्जाम्पल। दी, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया विशाल सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। डेफिनेटली मैं भी इस अगर पोएम को मुझे अपनी क्लास में दोबारा कराने का मौका मिला तो मैं इसे जरूर ईवीएस और इन चीजों के साथ इंटीग्रेट करूंगी। कोई और पार्टिसिपेंट कुछ एक्सपीरियंस बताएगा? जी Yes, दीपशिखा ma'am. जी। जी हाँ जी मैम, आई टॉट चैप्टर आवर हेल्पर्स इन ईवीएस। जी तो जी ईवीएस का ये चैप्टर कराने के लिए मैंने 2nd क्लास के लिए कोशिश की थी कि बच्चों को अगले दिन रोल प्ले कराऊं, ताकि हर बच्चा कोई ना कोई अवर हेल्पर में से बन के आए, ठीक है। जी। और उनके बीच में कॉन्वर्जेशन का मीडियम मैंने इंग्लिश रखा था। पेरेंट्स को अच्छा। इंस्ट्रक्ट किया था कि वो अपने बच्चों को उनसे रिलेटेड जो है कुछ डायलॉग्स और कुछ कॉन्वर्जेशन प्रिपेयर करके भेजे, ताकि रेस्ट ऑफ द क्लास जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करे इन दिस इंग्लिश मीडियम। तो वहां बच्चे जो थे वो लैंग्वेज और साथ साथ ईवीएस के ये कॉन्सेप्ट जो है अवर हेल्पर्स करने में एंजॉय कर रहे थे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया दीपशिखा जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा। और कोई बताएगा इंटीग्रेशन का एग्जांपल ऐसे ही जैसे विशाल जी ने और दीपशिखा जी ने शेयर किया? मैम जैसे इंग्लिश में क्लास 4th में द गिविंग ट्री एक स्टोरी है, यूनिट 7। जी जी मैम। तो उसमें हम पार्ट्स ऑफ अ ट्री भी हमने ईवीएस में इंटीग्रेट कर दिया, पार्ट्स ऑफ अ ट्री भी बच्चों को पढ़ा दिया कि और ड्राइंग करा के उनके पार्ट्स लेबल करा दिए। जी तो बहुत इससे बढ़िया। इंग्लिश को ईवीएस भी इंटीग्रेट हो गया इंग्लिश के साथ। वाह, बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल। मैंने अभी यही बात बोली कि जरूरी नहीं हमें पांचों सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करने हैं। अगर हमने अपने एक सब्जेक्ट के साथ कोई एक सब्जेक्ट भी इंटीग्रेट कर लिया, पढ़ा दिया, तो दैट इज ऑल्सो इंटीग्रेशन। एक बहुत ही मैम ने अभी रोल प्ले वाला जब बताया तो मुझे एक बहुत फनी एग्जांपल याद आया अपनी क्लास का। मैंने अपनी क्लास में एक बार रोल प्ले करवाया था। जी कौन बताना चाह रहा है? हाँ जी मैम, मैं भावना बोल रही हूँ। जी जी भावना मैम जी। क्लास 5th में एक पोयम है मालू भालू नाम की। जी उसमें हम क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, हम बच्चों को ग्लोब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और ग्लोब का पूरा स्ट्रक्चर हम बच्चों को दिखाकर समझा सकते हैं, जिससे हम ईवीएस से रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ग्लोब को बनवा भी सकते हैं, तो हम आर्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया भावना जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ये देखिए हम पार्टिसिपेंट्स में से ही कितने सारे एग्जाम्पल्स इस टाइम पर आ गए हैं। एक मधु जी बता रही हैं। मधु जी आप अपना माइक अनम्यूट करके क्यों नहीं बताती हैं? आप बहुत सारे रिस्पॉन्सेस तो दे रही हैं चैट बॉक्स में। मैथ्स का टॉपिक टाइम पढ़ाना, उसके साथ हम डेली लाइफ एक्टिविटीज ऐड करना। बिल्कुल सही मधु जी। जी कौन बोल रहा है? अच्छा गुड एक मॉर्निंग मैम। एक जी जी हर्षिता जी। मैम मेरे को 3rd क्लास में ना ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना था बच्चों को।
तो मैंने जो है एक पोएम है यूट्यूब पे जिसमें कुछ इस तरह से है वो कि इफ यू वांट टू गो फास्टर एंड फास्टर वी कैन राइड ऑन अ रॉकेट, बट इफ यू वांट टू गो स्लोअर यू कैन गो बाय अ प्लेन। इस तरह करके यूट्यूब पे एक वीडियो है। तो ओके। मैंने उसमें इंग्लिश में पढ़ाया था, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, तो उसमें उनको लर्न भी हो गई थी वो वीडियो, डांस एक्टिविटीज के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी हो गई थी। और बहुत मैंने ये बढ़िया। चीज नोटिस की थी कि जब उन्होंने ये चीज की थी तो वो लोग लंच में भी इस पोएम को रिसाइट कर रहे थे, और 3 दिन के अंदर पूरी क्लास ने इस पोएम को लर्न कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदी उन्होंने मीडियम यूट्यूब के से देखा। स्टूडेंट्स बिल्कुल। जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था, they were able to हम्म। speak the whole, they were able to recite that whole poem with rhythm, एक with action. बहुत बहुत ही बढ़िया हर्षिता जी आपने ये चीज की। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये हम लोगों के ना टीचर्स के माइंड में एक माइंडसेट होता है, एक नोशन होता है कि ये हिंदी मीडियम का बच्चा, ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा। देखिए, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश की कुछ नहीं कर पा रहा तो वो बच्चे की नाकाबिलियत नहीं है, वो हमारी एज अ टीचर, वो हमारी इनकेपेबिलिटी है कि हमने उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम का बच्चा और हिंदी मीडियम के बच्चों में डिवाइड किया। बच्चे तो बिल्कुल वैसे ही हैं, हम उन्हें जो पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे वो वैसे ही बनेंगे। आज मैं आप लोगों के, अपने बच्चों के साथ टोटल हिंदी में बात करूंगी, वो हिंदी मीडियम हो जाएंगे। आज मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूंगी, डेफिनेटली वो इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली हर्षिता जी, आपके एफर्ट्स काबिले तारीफ हैं, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया, मैंने अपनी क्लास में, फनी भी है इनफैक्ट, मैंने अपनी क्लास में रोल प्ले दिया बच्चों को माय फैमिली मेंबर्स पर। ईवीएस का टॉपिक था माय फैमिली मेंबर्स। उसमें मैंने उन्हें यह बोला, कुछ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट ऐसे थे कि पापा मम्मी को कितने पैसे देते हैं घर खर्चे के लिए, और मम्मी उन पैसों को कहाँ कहाँ कितना कितना यूज करती है। तो देखिए, मैंने इस टॉपिक में, ईवीएस का टॉपिक था माय फैमिली मेंबर्स, उसमें बच्चों ने रोल प्ले किया अपने फैमिली मेंबर्स का, कि कोई बच्चा पापा बना, कोई मम्मी बना, कोई बच्चा भाई बहन दादा दादी, इस तरह से चाचा चाची, उन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए, ड्रेसअप होकर आए वो बच्चे, और उन्होंने उनके डायलॉग्स बोले। मैथ्स मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया इसमें कि पापा मम्मी को हर महीने पैसे देते हैं घर चलाने के लिए, सब बच्चों को पता है, और मम्मी किस प्रकार उन पैसों से घर को मैनेज करती है। तो यहाँ पूरा मनी का कंसेप्ट आया बच्चों के पास, प्लस उन्हें 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 500 का नोट, ये सारी करेंसी से मैंने उन्हें वहां पर फैमिलियराइज करवाया। एंड इंग्लिश ऐसे था, हिंदी ऐसे था वहां पर, क्योंकि बच्चे डायलॉग्स बोल रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे फनी बात क्या हुई कि दो बच्चे जो बहू और सास बने हुए थे, दे एक्चुअली फाइटेड लाइक अ सास और बहू इन द क्लास। जैसे वो सास अपने घर में अपनी बहू को डांटती है या बोलती है, ताने मारती है, दे एक्चुअली फाइटेड लाइक दैट। एंड पूरी क्लास इतना हंसी, एंड इट वाज सो, इतना जॉली, इतना मजेदार था। मतलब वो जो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में उसको ताने मार रही थी, मैं तो बोल भी नहीं सकती, अब मुझे आता नहीं है बोलना, बट दैट वाज वेरी फनी। बहुत ही मजेदार क्लास हो गई थी वो वाली, एंड वन ऑफ द मेमोरेबल वन मेरी। तो इस तरह का आपका कोई एग्जाम्पल है? अच्छा, एक सर ने अभी एक एग्जाम्पल दिया, उसी से मुझे याद आया कि उन्होंने बच्चों को ये लिखवाया, सूरज होता, जो उनका केवी का एग्जाम्पल था, विशाल सर आई गेस। तो एक मैं छोटी सी आप लोगों को एक्टिविटी यहाँ पे देना चाहती हूँ, कि अगर आप कोई ऐसी जगह रहना चाहते, जैसे कोई भी ऐसी जगह जहां आप नहीं गए हो, या आप गए हो, या आप रहना चाहते हो जहां अभी आप नहीं रहते, तो वो कौन सी जगह होती और क्यों होती? ये अभी आपके लिए एक्टिविटी है, आप सोचिए और अभी की अभी रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे। यू कैन टेक 1 मिनट और 2 मिनट। सपोज कीजिए मैं गई हूँ घूमने शिमला, और मुझे शिमला बहुत पसंद है। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैं आगे अपनी लाइफ कहाँ रहना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी मैं शिमला में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पहाड़ है और बर्फ है और बहुत पॉल्यूशन फ्री जगह है, और मुझे वहां रहना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से अब आपके लिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप लोग आगे अपनी लाइफ में कहाँ रहना चाहते हैं, एंड आप उसके लिए थोड़ा एक या दो पार्टिसिपेंट्स प्लीज मुझे बताइए फटाफट से। Ma'am, Rishikesh, and same reasons as yours. ओह वाह, वंडरफुल मैम। ऋषिकेश में तो खैर नदी भी है आप लोग वहां पे वो ऋषिकेश में कौन से वो झरना है ना जहाँ लोग जाके रिवर राफ्टिंग होती है, एंड मेनी मोर एक्टिविटीज आर देयर। Lakshman तनुश्री जी, Jhula. लक्ष्मण झूला, एंड देहरादून के रास्ते में पड़ता है सप्ताल, कौन सा यार, आई एम नॉट गेटिंग इट्स नेम प्रॉपर्ली।
मधु जी कह रही हैं पुडुचेरी फुल ऑफ पीस एंड बीच इज आल्सो देयर. ओके मधु जी, वंडरफुल प्लेस. और कोई भीमताल लेक. ओके मधु जी, फाइन. और कोई बताना चाहेगा, कोई कहाँ जाके रहना चाहता है? जस्ट एक हमारी माइंड को खोलने की एक एक्टिविटी है कि हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं. जी मैम, शैगी जी. गोवा. गोवा. ओके शैगी जी. मैम आई सेड सिक्किम. अच्छा यू सेड सिक्किम. ओके सिक्किम किस लिए शैगी जी, उसका रीजन? आई रियली लव दैट प्लेस. केवी के इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, तो वहां पे घूमने गए थे हम लोग. वाओ. तो बहुत ही अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट, मतलब एक्सप्लोर करने लायक. आई वुड से फॉरेन भी सब फेल है नॉर्थ ईस्ट के आगे ना. यू पीपल आर सो लकी. आप लोग केवी के इंटरव्यू के लिए ऐसी ऐसी जगह गए हो. हम लोग दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में और दिल्ली में ही फंसे रह गए. अच्छा क्या कॉल करता? ओके यस. मतलब यू पीपल आर रियली. अच्छा न्यूजीलैंड. ओहो खुशबू जी, न्यूजीलैंड प्लीज इसका वो दीजिए, रीजन दीजिए. मोहित जी, हैवलॉक आइलैंड अंडमान, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. मोहित जी, आई हैव बीन टू देयर. विशाल जी, हिमाचल प्रदेश, फ्रेश एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग इज फ्रेश. आई एम ओके, फूड लाइक वेजिटेबल एंड ऑल. ओके सिया जी, मुक्तेश्वर, आई नो वेरी वेल, डेफिनेटली. और कोई अपना एग्जांपल बताना चाहेगा, कौन कहाँ जाना चाहता है और क्यों? एनी पार्टिसिपेंट? सोचिए थोड़ा सा, ये हमारी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है कि हम अपनी क्लास में इस तरह की एक्टिविटीज दे सकते हैं. ओके राहुल जी कह रहे हैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु. मैम मैं जी, चांद पे जी. रहना चाहती हूँ. वाओ, देखिए ये एक एग्जांपल है बिल्कुल बच्चे की सोच जैसा. बच्चे ऐसे ही बोलते हैं चांद पे क्यों रहना चाहते हो नेहा जी? मैम चांद इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा, दूर से देखते हैं तो बस हम उसको देख पाते हैं, कभी छू नहीं पाते. और चंदा हमारा मामा भी है, तो मैं कभी मामा के घर जाके भी रहना चाहती हूँ. वाओ, बहुत ही सुंदर. देखिए ये एक बिल्कुल जो आंसर है ना, एक बच्चे वाला आंसर है कि जैसे एक बच्चा बोलता है मुझे चांद के पास जाना है, मुझे तारों पे रहना है, जस्ट लाइक दैट. ओके खुशबू जी कह रही है कि 2018 में न्यूजीलैंड गई थी एंड आई लव दैट प्लेस. ओके खुशबू जी. तो मैं ओके नासिक महाराष्ट्र, रिच कल्चर. ओके नीलम जी, थैंक यू सो मच. सो मैं आज अपना क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हुआ था सेशन स्टार्ट, तो मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ. आप लोगों से. ओके किरण जी कह रही हैं आई वेंट टू शिमला लास्ट मंथ. ओके इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो आप वहां रहना चाहते हैं किरण यादव जी? अगर आपने शिमला लिखा है तो मैं इसको यही लेके चलूंगी कि आप वहां रहना चाहते हैं. तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करती हूँ. और अब आपका सेशन लेंगी नेहा जी. नेहा त्यागी जी के साथ आपका फर्स्ट सेशन है. शी इज ऑल्सो अ मेंटोर टीचर इन एनडीएमसी और वर्कशीट्स एंड वीडियोस बनाती हैं क्लास 3rd के लिए. एंड शी इज अ वंडरफुल टीचर और बिल्कुल बच्चों के लेवल पर जाकर वो बात करती हैं हमेशा. मतलब उनकी यही क्वालिटी मैंने हमेशा देखी है कि हम जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा की बातें करते हैं, बिल्कुल भी नहीं. वो अगर सोचेंगी तो एक बच्चे के लेवल पर जाकर ही सोचेंगी. तो ओवर टू नेहा जी, आप प्लीज अपना सेशन, यू कैन स्टार्ट योर सेशन. ओके इंद्रजीत कह रहे हैं उदयपुर फुल बहुत बढ़िया शिप्रा जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका. Thank और you, जो sir. चांद पे रहना चाहते हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि चांद पकड़ने का प्रयास भी करें और जी. इस सेमिनार में पूरी तरह एक्टिव रहें सभी जने और फास्ट रिएक्शन दें अच्छा ताकि अर्पित हमारे जी भी समय कुछ की कह रहे बहुत हैं. बचत हो. और बिल्कुल. काफी बहुत अच्छा सेशन रहा शिप्रा जी, आपको इसके लिए अर्पित जी, कॉन्ग्रेचुलेशन. अर्पित थैंक यू सर. सभी अर्पित जी भी प्रतिभागियों कुछ को भी कहना चाह रहे बहुत हैं. बहुत मुबारक हो. बहुत बढ़िया तरीके से आप सबने इंटरेक्शन किया है. तो आप नेहा त्यागी जी के साथ भी इसी तरह बने रहें, इंटरेक्शन करें और सेशन को बिल्कुल जिंदा रखें कि हाँ पता लगे हम सब जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से इससे. अच्छा हाँ जी अर्पित नेहा जी त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं. अर्पित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं. हाँ जी अर्पित. मैम जी. सेशन बहुत एंजॉय किया आपका, काफी थैंक यू इंटरेक्टिव. सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अच्छा आप लोग अभी 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं. आपके पास फीडबैक फॉर्म आया होगा, वो तो मैं भूल ही गई थी कि आप लोगों को फीडबैक फॉर्म भी भरना होता है. यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक. इज 10:26. 10:30 पे नेहा जी अपना सेशन स्टार्ट करेंगी. तो 4 मिनट्स है आपके पास, आप प्लीज अपना फीडबैक फॉर्म भर लीजिए. एंड देन नेहा जी 10:30 पे सेशन स्टार्ट करेंगी. बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया सेशन, तो आपका ब्रेक टाइम 5 मिनट्स का हम लोग कट करेंगे. तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लीज ऑल ऑफ यू कैन फिल योर फीडबैक फॉर्म एंड देन नेहा जी सब ज्वाइन. इंजॉय करेंगे शिप्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है. 5 की बजाय 10 मिनट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब इंजॉय करेंगे. ठीक सर, ठीक. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.